आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। मैं हूं सनम एजाज। रात के 9:32 हो ही चुके हैं और इस वक्त हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पर पहली नजर डालते हैं। और अभी की खबर बताते चलें आपको कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक सियासत में बड़े चर्चे हैं। इंतखाबात बीजेपी ने जीत लिए हैं और बीजेपी ने 3 जो हल्कों से जो इंतखाबात जीते हैं उसके बाद जश्न भी बीजेपी हल्कों में खूब मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपोजिशन पे तनज़ भी की, लेकिन हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए जो खबर आ रही है और अच्छी खबर नहीं आ रही है, और ये हिमाचल से आ रही है। हिमाचल के शिमला के इलाके में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूरों के मारे जाने की हादसे में खबर है। और बताया जाता है कि शिमला के एक इलाके में जिसका नाम सनी बताया जाता है, और सनी के इलाके में जम्मू के एक मुसाफिरों की एक लेके गाड़ी जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी है। और इस हादसे में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि ये लोग मजदूर थे और इलाके में विंटर के लिए जो जाते हैं मजदूरी करते हुए, और उन्हीं की ये मौत वाक़ा हुई है। इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है, ये हम सीधा इस वक्त अनंतनाग चलने कुलगाम चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास खबरें आ रही हैं कि इनका ताल्लुक कुलगाम के कुंड इलाके से है। वहां पे क्या सिचुएशन है, कुछ जराया से जो उनकी तस्दीक हुई है उनमें बताया जाता है कि 3 अफराद ने मौके पर ही तो दम तोड़ बैठे और 3 जब अस्पताल लाए गए तो वहां पे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। जो शिनाख्त इनकी हुई है उनमें एक का नाम फरीद अहमद बताया जाता है, दूसरे का नाम गुलाब अहमद बताया जाता है, तीसरे का नाम साहिब जान और तालिब के बतौर शिनाख्त हुई है, जबकि 2 के बारे में शिनाख्त या नाम उनका अभी तक मालूम नहीं हो सका है। ताहम बताया जाता है कि 6 जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मंडी के इलाके में जा रहे थे। ये शिमला के मंडी इलाके में जा रहे थे और शाम गए इस गाड़ी को गहरी खाई में गिरने की खबर आई है और उसमें ये अमवात वाक़ा हुई है। हमारे साथ कुलगाम से हमीद ज्वाइन करेंगे। अब्दुल हमीद जो है वो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो हम हमीद साहब क्या खबर निकल के आ रही है, ये कहाँ के लोग हैं जिनका खबरें आ रही हैं कि उनकी हादसे में हलाकत मौत वाक़ा हुई है, और ये कहाँ पे हैं और क्या घर वालों को मालूम हो चुका है? नहीं, अभी तक तो घर वालों को इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उनके घर वालों को किसी को अगर खबर हुई है, मगर उन्होंने उनके घर वालों को ये खबर नहीं दी, क्योंकि बच्चे जो वहां पे वो बाहरी रियासतों का रुख इसलिए करते हैं कि वहां पे वो रोजी रोटी कमाए। उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो हमारे लिए कमा कर लाएंगे, मगर आज उनको ये दुख की खबर मिलेगी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़ा है कि जहाँ पे 6 लोगों की मौत वाक़ा हो जाती है। ये वही इलाका है जहां पे 2005 में बर्फीली तूफान आया था जिसने इनके घर छीने थे। आज की अगर हम बात करेंगे, आज इनकी 6 लोगों की जिंदगियां छीन ली गई है, जिससे पूरा इलाका मोतम कुदा है। जो भी ये खबर सुनता है वो वाइविलाई करता है। आपने हमारे पास हमारे नाजरीन को भी आपने अचंभे में डाल दिया। आप बता रहे हैं कि वही इलाका है जहां पे 6 लोग, ये हादसे वाली जगह वही इलाका है या ये जहां के रहने वाले वो इलाका, और उस इलाके का क्या नाम है? जिस इलाके के रहने वाले हैं उसी इलाके की बात कर रहा हूँ। कोंड वाल्टिको नाड़ जो गुजर बस्ती है, वहीं पे 2005 में जहाँ पे बर्फीली तूफान आया था उसमें कई लोग मारे भी गए थे, मगर कई लोगों के घर भी छीने गए थे। आज 6 मजदूर जो बाहरी रियासतों का रुख करते हैं इसीलिए करते हैं कि रोजी रोटी कमा सके, वहां पे उन हादसे के शिकार वो गाड़ी हो जाती जो 200। ये वहां पे जो उनके साथ दूसरे लोग हैं, क्या उनके साथ कोई राब्ता हुआ है? वहां से कोई फोन वगैरह के जरिए खबर आई है? वहां पे किसी तरह से कुछ बताया जाता है? हाँ, वहां पे उनके साथ तो राब्ता हुआ। जो वहां पे लोग, बाकी लोग जो इस हादसे में नहीं थे, जो लोग जख्मी हुए वो उनसे भी बात हुई है। जो लोग वहां पे और कई लोग जो मजदूरी करने के लिए जब उन्होंने वो हादसे के बारे में सुना, उन्होंने अस्पताल का रुख किया। वहां पे उन्होंने खबर दे दी कि 6 के 6 जो इनकी लाश है वो कश्मीर के लिए रवाना कर दी गई, एक एम्बुलेंस को लेकर वहां से रवाना कर दी। यहाँ पे भी लोग काफी परेशान थे, काफी कोशिशें की उन्होंने ताकि उनके लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए, जिससे उनकी वो लाशें जो है अपनी आबाई वतन की तरफ लाई जाए। मगर वहां से जो हमें पता चला कि वहां पे रब्ता क्या है, वहां के मेडिकल स्टूडेंट से बात हुई है, उनने कहा कि ये जो 6 यहाँ पे लाशें हैं उनको हमने कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया। हो सकता है आज कल सवेरे तक वो यहाँ पे वो एम्बुलेंस पहुंच जाए और उनकी तदफीन जो सवेरे हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अब्दुल हमीद कुलगाम से हमें अपडेट कर रहे थे और आपको नाजरीन बताते चले
दिलदोज हादसे की खबर हमें आ रही है, शिमला से आ रही है और शिमला में जम्मू कश्मीर के कुलगाम के, जिस तरह हमारे साथी ने बता दिया कि वाल्टिंगू का इलाका जो है, और यहाँ आपको याद होगा एक बर्फानी सैलाब आया था, बर्फानी तूफान आया था और उसमें आधी आबादी जो है वो उसमें आ गई थी, उसकी लपेट में आ गई थी। बड़ा जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था। और उसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, साफ जाहिर है गुज्जर बरादरी का पहाड़ी इलाका है, गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हो सकते हैं इस तरह से। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शाम को एक ट्वीट किया है और शाम के उस ट्वीट में उन्होंने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। साथ साथ में उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम को हिदायत भी दिए हैं कि डेड बॉडीज या मयतों को लाने के साथ साथ जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं वो किए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरह की इन फैमिलीज को और परेशानी ना हो। ये आपको बताते चलें, हादसे की खबर है। चलिए नाजरीन, अब नविश्ते दीवार की बात ही कर लें। कल इंतखाबात हुए, 5 रियासतों में इंतखाबात हुए। जो कुछ भी सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया जा रहा था उसके मुकाबल हुआ। एमपी को छोड़ के बाकी सभी रियासतों में बताया जा रहा था कि कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन बाद में शाम के जो नतीजा है उसमें टाई टाई फिश वाली कहानी दिखाई दी और कांग्रेस इन सारे इंतखाबात में तेलंगाना को छोड़ के कहीं पे भी अपने वजूद का, अपने पार्टी का वो सिस्टम सामने नहीं रख सकी, वो नहीं दिखा सकी जिसके हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि एंटी इनकमेंसी फैक्टर है, मोदी मंत्र नहीं चल रहा है, ये सब कुछ देखते हुए बताया जा रहा था कि 4 जो सीटें हैं, 4 असेंबलीज की जो स्टेट्स हैं, उन 4 में से तो एक तो ठीक है लेकिन 3 में कड़ा मुकाबला होगा। राजस्थान के कड़े मुकाबले की बात की जा रही थी, उत्तराखंड के कड़े मुकाबले की बात की जा रही थी, लेकिन जब बात निकली, दूर तलक चली तो पता चला बात पे तो दम ही नहीं है। और दम वाली कहानी आज खुद वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन पर खुद भी बताई और वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबात की बात करते हुए अपोजिशन को आज बताया कि नविश्ते दीवार पढ़ ले। वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को इस इजलास में पुरअमन तरीके के मुताबिक चलाने का मशवरा देते हुए तंजन भी ये कह डाला कि हर एक का मुस्तकबल ताबनाक, रोशन और मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुल्क के मुफाद में जो भी इकदाम उठाए हैं उनमें ताउन करें और अगर उनमें कहीं खामी नजर आ रही है अपोजिशन को तो उसे उजागर करें, क्या पता कि इख्तिलाफात का खात्मा हो। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है और पहले दिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत दी कि वो तनकीद को छोड़कर तनकीद बराए तामीर के जज्बे के तहत मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में आकर अपना रोल तरीके से अदा करें। उन्होंने बताया कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद जो नताइज सामने आए हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नविश्ते दीवार हैं, यानी दीवार पे लिखा हुआ है और इलेक्शन में नाकामी का गुस्सा निकालने का मंसूबा बनाने के बजाय तामीरी अंदाज अपनाएं और अपना रोल अदा करें। ये वज़ीर-ए-आज़म बता रहे थे और लोगों की बात करी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया सरकार हर एक मामले में जवाब और बहस के लिए तैयार है, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपना रुख तब्दील करें, मुल्क के मुफाद में उठाए गए इक़दाम के सिलसिले में सरकार को ताउन फराहम करे और साफ ज़ाहिर है कहीं खामी नजर आ रही है तो उसको दूर करें। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का कुछ हिस्सा और उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट ने भी बात की। क्या बात की वो आपको दिखाते हैं। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छे रोज दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो 12 कदम चल का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना।
हताशा निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा, अपोजिशन को लगे चलाए तीर वजीर आज़म ने, और मैं उन अल्फाज में अपोजिशन को जरा संभलने का, समझने का इशारा भी दिया जा रहा था। आपको बताएं पार्लियामेंट का इजलास का पहला दिन 20 रोजा इजलास, और इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भी कुछ मामला उठाए जा सकते हैं, और उनमें साफ तौर पे ST/SC रिजर्वेशन भी है, और इसी रिजर्वेशन के हवाले से जम्मू कश्मीर में बड़ी चहल पहल या यूं कहें नजरें लगी हुई पार्लियामेंट के इजलास पे। लेकिन नजरें आज भी थी, क्योंकि कल इंतखाबात हुए। आज जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके 3 मेंबरान पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से मोहम्मद अकबर लोन साहब की तबीयत नासाज है, और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट के इजलास पर रिप्रेजेंट भी करें। और आज पार्लियामेंट के इस इजलास से पहले आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला से भी पूछा जा रहा था। इंतखाबात कल हार रहे हैं अपोजिशन, इंडिया अलायंस लगभग हार चुकी है, और इंडिया अलायंस के हार की वजह अभी तक जो अपोजिशन जमाते हैं वो कुछ साफ तौर पे नहीं बता रही हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली में आज पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे, तो मीडिया ने बाहर पूछ ही डाला कि भाई बताइए जो इंतखाबात हुए इनमें हार हुई तो क्या वजह है। फारूक अब्दुल्ला का जवाब भी सुन लीजिएगा, बड़ा शानदार जवाब है। और फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इंतखाबात जो है इसमें हार और जीत जो होती है वो जमहूरियत का एक हिस्सा है, किसी को कामयाबी मिलती है, किसी को हार देखनी पड़ती है, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं जीतने वाले की, और आवाम के सामने ज़्यादा जवाब दे जाता है, और हारने वाले को अपनी गलतियों का मुहासबा करना चाहिए कि वो आवाम की तवक्कात पर खरा क्यों नहीं उतरा, क्यों नाकाम हुआ। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इसी दौरान ये भी बताया कि ये हमसे क्यों पूछते हो, हम तो इस प्रोसेस से, इस सारे सिस्टम से अब बहुत दूर हो चुके हैं, हमें तो अब सालों हो गए, हमें अब याद भी नहीं कि वोट कैसे डाला जाता है, और हिंदुस्तान में रहते हुए जिसका हमें नाकाबिल तनसीह हिस्सा है, उसी हिंदुस्तान में हमें अपने नुमाइंदे चुनने और अपनी सरकार बनाने का हक भी नहीं दिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की, जम्मू कश्मीर के बारे में, इंतखाबात की, और ये बात की उन्हें पार्लियामेंट लॉर्ड्स में। सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया और 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो गए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए, क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है, और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। सर, इंडिया अलायंस की जो बात है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। इंडिया अलायंस कोई अलायंस में फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क हार्डर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनावों में लगता है आपको कि और सिंक्रोनाइज होकर काम करते रहते कुछ हो सकते? देखिए, अखिलेश यादव को अगर अकोमोडेट कर देते 10 एक सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, ये फारूक अब्दुल्ला बता रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की जमातें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उनको वो आपस में क्या अकोमोडेट हो पाएंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने दिन में भी इस पर बात की थी, हम अभी कुछ देर बाद भी सही तजम्मुल के साथ इस पर करेंगे। लेकिन आपको बताएं, पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर के पावर हाउसेस की बात भी हुई, वापसी का मुतालबा भी हुआ, लेकिन किसने किया, यह हम आपको बताएंगे इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।